राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, उसका स्कोप क्या है। दूसरे शब्दों में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र या स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका तात्पर्य दायरा, इसका क्षेत्र, इसकी अपनी प्रोफाइल, या इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, ये है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। क्या विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु क्या है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक विकास के कारण निरंतर बदलता रहा, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मानव से निकट संबंध है और मानव की सभ्यता, मानव की संस्कृति, मानव का जो वैज्ञानिक विकास है उसमें सतत परिवर्तन देखा गया। तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा बदलाव रहा। इसी विकासशीलता के कारण राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को हम बांध नहीं सकते, क्योंकि ये गतिशील है। जैसे जैसे विकसित हो रहा है वैसे वैसे उसके राजनीतिक जीवन में भी परिवर्तन आ रहे हैं, राजनीतिक दायरा बदल रहा है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र को या उसके विषय क्षेत्र को हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते, उसे बांध नहीं सकते। इसके विषय क्षेत्र को भी लेकर बड़े बड़े मत हैं, विभिन्न मत हैं, जैसे परिभाषा को लेकर हैं और अन्य चीज़ों को लेकर है, ऐसे इसमें भी हैं। बल्कि इसमें भी दो तरीके से हैं, परंपरावादी और आधुनिक। क्षेत्र संबंधी परंपरावादी विचार दृष्टिकोण और क्षेत्र संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान ऐसा लगता है 100 वर्षों में उसके कार्य क्षेत्र में, दायरे में बहुत परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन को मूल रूप से हम द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की अवधारणाएं और द्वितीय विश्व के बाद की अवधारणाएं, ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए एक सरसरी नज़र हम थोड़ा डालते हैं कि इसके क्षेत्र को लेकर, इसके विषय वस्तु को लेकर परंपरागत विचारकों का क्या कहना था और आधुनिक का क्या कहना था। सर्वप्रथम परंपरागत में पहला बिंदु है राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन जहाँ परंपरावादी लोगों का विचार है, वहीं आधुनिक विचारधाराओं का कहना है यह राजनीतिक दर्शन का अध्ययन है। तो राज्य बनाम राजनीतिक दर्शन। उसके साथ ही राज्य के अध्ययन के तहत परंपरागत विचारधारा या परंपरावादी विचारकों का जो विचार है उसे वे 3 भागों में बांटते हैं: अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन। ये राज्य के अध्ययन के तहत, जबकि आधुनिक विचारक ऐसी कोई बात नहीं करते। उनका कहना है ये तो राजनीतिक दर्शन का अध्ययन है। दूसरा बिंदु सरकार का अध्ययन है। बनाम आधुनिक विचारकों के अनुसार मानवीय व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। तीसरा बिंदु राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन है। विभिन्न तरह की जो विचारधाराएं हैं, परंपरावादियों का कहना है ये इन विचारधाराओं का अध्ययन है, जबकि आधुनिक विचारकों का मानना है कि ये विचारधाराओं का नहीं बल्कि शक्तियों का अध्ययन है, राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन है। चौथा बिंदु, इसके कार्य क्षेत्र की बात करने पर परंपरावादियों का कहना है कि कानून का, न्याय प्रणाली का अध्ययन, यानी कानून और न्याय प्रणाली जो सरकार की तीसरा अंग है उसका अध्ययन है। इसके खिलाफ आधुनिक मत ये कहता है कि स्थानीय, राष्ट्रीय,
अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और संघर्ष आदि का अध्ययन है। पांचवा बिंदु, परंपरावादी कहते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र मूल रूप से विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं, विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं, जबकि आधुनिक विचारकों का मानना है इसका कार्यक्षेत्र प्रभाव है, इसका कार्यक्षेत्र, इसका अध्ययन क्षेत्र प्रभाव है, सत्ता है, वैधता है, उस सत्ता की वैधता और राजनीति है। तो बिल्कुल अलग अलग विचार दोनों के हैं। छठवां बिंदु, जहां परंपरावादी विचारधारा के विचारक कहते हैं कि यह नौकरशाही का अध्ययन है, नौकरशाहों का अध्ययन है, वहीं आधुनिक विचारधारा कहती है कि ये राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। राजनीति के तहत जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वह इसका विषय क्षेत्र है, वह इसका दायरा है। सातवां बिंदु, परंपरावादी विचारक इसे निर्वाचन और निर्वाचन से जुड़े अधिकारों के अध्ययन का क्षेत्र मानते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक विचारक इसे राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन का विषय मानते हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति कैसे पनप रही है यह देखना है। आठवां, अन्य देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन इसके अध्ययन क्षेत्र में आता है परंपरागत विचारकों के अनुसार, जबकि आधुनिक विचारकों के अनुसार सामाजिक मूल्य इसका अध्ययन क्षेत्र है। नौवां, अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन परंपरागत विचारधाराओं वाला, जबकि यहाँ पर विकास, आधुनिकीकरण ये इसके दायरे में आते हैं। और विकास, आधुनिकीकरण से होने वाली समस्याएं और उसका निराकरण ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, ऐसा आधुनिक विचारधाराओं का कहना है। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है। परंपरागत या परंपरावादी विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, एक दूसरे देशों का एक दूसरे से संबंधों का अध्ययन, तो दूसरी ओर आधुनिक विचारकों का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संगठन का अध्ययन है। अंतिम बिंदु जो आपको जानना है इस क्षेत्र में वह है 11वां, परंपरावादी, जहां बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि मनुष्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग है। वहीं आधुनिक विचारक इस बात पर कुछ विशेष नहीं कहते। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र संबंधी परंपरावादी मत, क्षेत्र संबंधी विषय पर परंपरावादियों का क्या कहना है? आपको याद होगा पूर्व में हमने बात की थी परंपरावादी मत परिभाषा को लेकर, राजनीति विज्ञान के दायरे को लेकर, उसके विषय केंद्र को लेकर। अब यहाँ पर हम थोड़ा जानें कि इसके क्षेत्र को लेकर परंपरावादी विचार क्या है, परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है। पहला दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, यानी इसका क्षेत्र क्या होगा? प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और समाप्ति दोनों ही राज्य से होती है, इसलिए राज्य ही राजनीति विज्ञान का मुख्य केंद्र है, मुख्य अध्ययन का विषय है। ऐसे गैटिल, इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है, कि ऐतिहासिक खोज राज्य कैसा है, और उसके बाद विश्लेषणात्मक अध्ययन राज्य कैसा होना चाहिए, कि राजनैतिक और नैतिक परिकल्पना है। राज्य कैसा रहा है, राज्य कैसा है, और
राज्य कैसा होना चाहिए, ये इसकी ऐतिहासिक प्रगति ही राजनीतिक और नैतिक परिकल्पना में आती है। राज्य के अतीत का अध्ययन इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको राज्य के वर्तमान को समझना है। यदि वर्तमान को सही रूप में समझना है तो राज्य के अतीत और उसके ऐतिहासिक स्वरूप पे हमको बहुत जाना बहुत आवश्यक होगा। बिना उसके वर्तमान की समझ हमारी गलत हो सकती है, गलत होगी। कारण क्योंकि अतीत में राज्य को नगर राज्य कहा जाता था, सिटी स्टेट, और ईश्वर का अंश, ईश्वर का दूत, ईश्वर का अवतार आदि मानते हुए राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था। तो राजा की आज्ञा सर्वोपरि कानून थी और इस प्रकार राज्य के पास असीमित शक्तियां थी, क्योंकि सर्वोपरि था राज्य का मुखिया राजा। राज्य के अतीत के अध्ययन में हमें क्या पता लगेगा? यदि हम राज्य के भूत की बात करें, राज्य के पूर्व दिनों की बात करें, तो उसके अध्ययन में हमें राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना कैसे हुई, संगठन कैसे हुआ, आधारभूत उसके तत्व क्या थे निर्माण के समय, उद्भव के समय, उसके सिद्धांत क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, प्रभु सत्ता का ऐतिहासिक स्वरूप क्या था, यानी किस तरह की प्रभु सत्ता थी। क्या वह ईश्वर प्रदत्त थी? क्या वह जनादेश से आधारित प्रभु सत्ता थी? क्या वह किसी अन्य तरीकों से हासिल की गई सत्ता थी? और प्रभु सत्ता का अर्थ तो होता है कि कितना उसका वर्चस्व था, जो भी राजा था या राज्य का मुखिया था। ऐसे ही शासन व्यवस्था, जो यूनानी शासन व्यवस्था की बात हम यहाँ करेंगे, प्रजातांत्रिक विचारों का विकास, राजनीतिक क्रांतियों के कारण, क्यों क्रांतियां होती हैं और उन क्रांतियों के परिणाम, और ये सारे तत्व राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु हैं, जिसका परिणाम राज्य का वर्तमान स्वरूप है। दूसरे शब्दों में, राज्य के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए राज्य के अतीत के स्वरूप को अच्छी तरह समझना जरूरी है। उन स्वरूप की, अतीत के स्वरूप की व्युत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। किस तरह के विचार वहां हुए, किस तरह की पद्धति वहां पनपी प्राचीन में, किस तरह की क्रांतियां हुई, आदि आदि, ये सब राजनीति के विज्ञान के अध्ययन की महम वस्तुएं हैं। दूसरा बिंदु है राज्य के वर्तमान का अध्ययन। राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है, निश्चित रूप से वो अतीत के क्रमिक विकास का ही परिणाम है। मिरर ऑफ द पास्ट। तो अतीत को परिलक्षित करता है वर्तमान। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो प्राचीन जो नगर राज्य थे, सिटी स्टेट से नेशनल स्टेट यानी राष्ट्रीय राज्य, और अब राष्ट्रीय राज्यों से बढ़कर अब हम एक विश्व राज्य की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये जो वर्ल्ड स्टेट की जो कल्पना आने लगी है, जिसके हमने स्टेजेस समझे हैं, नगर स्टेट से लेकर राज्य स्टेट जो वर्तमान में है, और राज्य स्टेट से अब हम बढ़े हैं वर्ल्ड स्टेट की ओर, ऐसी बातें शुरू होने लगी हैं। तो आधुनिक युग में राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता है। यानी राज्य का अस्तित्व किस लिए होता है? मूल रूप से लोक कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए, उद्धार के लिए। राज्य का अस्तित्व मात्र सुरक्षा या स्वयं का विकास राजा के द्वारा या विदेशों पर हमला करना, इसके लिए नहीं होता। ये आज की विचारधारा में राज्य या सरकार का अस्तित्व मात्र सुरक्षा पहुंचाना नहीं, बल्कि
लोक कल्याणकारी कार्य, ऐसे सारे कार्य करना जिससे जनता की भलाई हो। दूसरे शब्दों में कि लोक कल्याणकारी संस्था यदि राज्य को आज के युग में माना जाता है तो मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो किसी न किसी रूप में राज्य के संपर्क में न आए, चाहे वो शिक्षा का रूप हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आर्थिक पहलू हो या धार्मिक पहलू हो, इसके अलावा सांस्कृतिक कोई भी आप पहलू लीजिए। यदि हम आज के राज्य को, आज के सरकार को लोक कल्याणकारी संस्था माने तो लोक कल्याणकारी संस्था की परिभाषा के तहत मानव जीवन का एक भी ऐसा पहलू नहीं रहेगा जो किसी न किसी रूप में राज्य के संपर्क में ना आता हो। इसलिए मानव और सामाजिक जीवन को सुखी बनाने और उसके चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के द्वारा किए गए लोक कल्याणी कार्यों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा होगा ही। ये परिभाषा राज्य के वर्तमान के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में दी गई है, क्योंकि वर्तमान में राज्य मात्र सुरक्षा के लिए नहीं है, सरकार केवल कानून और सुरक्षा के लिए नहीं है, सरकार का दायरा बहुत बढ़ गया है, लोक कल्याणकारी। और ये जो लोक कल्याणकारी प्रकृति जो राज्य की वर्तमान में आई है, इसकी शुरुआत भी लगभग 100 वर्ष पूर्व हुई थी। 1929 में आर्थिक मंदी आई थी, पूरे विश्व ने उस आर्थिक मंदी को झेला और करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, उत्पादन खत्म हो गया, बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से पूरा विश्व गुजर रहा था। और ऐसे समय में लोगों को पैसा कैसे मिले, ये सरकार की चिंता हुई, क्योंकि उस पैसे के बल पे जनता कुछ खाने पीने का सामान तो खरीदेगी। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखकर, ताकि जनता को कुछ पैसा मिल दिया जा सके, उनसे कुछ काम करवाए जाते थे, सड़क बनाने का, गड्ढे खोदने का, आदि आदि। यहां से शुरुआत होती है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की साकार होने की। बातें तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन मंदी के बाद ये सब देखा गया कि सरकार का लोक कल्याणकारी रूप उसके पुराने रूप से ज्यादा हावी हुआ, ज्यादा प्रभावशील हुआ। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के वर्तमान के अध्ययन में हमें राज्य के लोक कल्याणकारी रूप और उनके कार्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा, परंपरावादी विचारकों का क्या मंतव्य था। आधुनिक का नहीं, मैं परंपरावादियों की बात कर रहा हूं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के विचारकों का। तो इनके अनुसार ये जो विषय है वह राज्य के भविष्य का अध्ययन भी है, भूत, वर्तमान और उसके बाद भविष्य, यानी आगे राज्य को क्या दिशा आदि लेनी है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और क्या होंगे अभी भविष्य की ओर इंगित करता है, तो ये भविष्य का अध्ययन है। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम बनाना होता है। तो ये राज्य का कार्य भी है और उसका अस्तित्व भी इसीलिए है। इस कारण जो वर्तमान है वो हमेशा सुधारों का काल होता है। सुधार किस लिए? भविष्य के लिए। और उन सुधारों की नींव वर्तमान पर रखी जाती है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि इस कारण वर्तमान हमेशा सुधारों का बना और
वर्तमान स्वरूप को इसीलिए अंतिम नहीं कहते। वर्तमान जो स्वरूप है वह अंतिम नहीं होगा, वह मात्र एक पड़ाव होगा आने वाले सुधार के लिए। तो जो भविष्य बनता है किस आधार पे? भूत और वर्तमान की त्रुटियों से सबक लेकर, उनकी गलतियों से सबक लेकर, उनके दुष्परिणामों से सबक लेकर और इन दुष्परिणामों के अनुभव और उनके सबक के आधार पर भविष्य का दर्शन, भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होती है। राजनीति विज्ञान में इस बात पर विचार करना कि राज्य किस दिशा में हो, इस मामले में सामान्य धारणा जो है वो ये है कि भावी स्वरूप इसका कैसा होगा, बस यही सोचा जाए। इतना ही पर्याप्त नहीं है। राजनीति विज्ञान भावी स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, इस बात पर भी इस पर विचार होता है। उसकी प्रगति किस दिशा में होगी, विच डायरेक्शन आवर स्टेट विल हेड फॉर। याद रखिए, मैं जब राज्य शब्द का बारंबार उपयोग कर रहा हूँ तो राज्य शब्द का अर्थ यहाँ स्टेट यानी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या उड़ीसा नहीं है, बल्कि राज्य का अर्थ है शासन व्यवस्था। राज्य शब्द के स्टेट शब्द के दो अर्थ हैं, तो राज्य का शासन व्यवस्था भी होता है। तो इस प्रकार इसके स्वरूप आदि पर चर्चा होगी। इस संबंध में जो सामान्य धारणा है, वो सामान्य धारणा में हम ये प्रयास करते हैं कि भविष्य में लोकतांत्रिक, बंधुत्व और साथ में लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में वर्तमान और भूत में हुई त्रुटियों का फिर से आना ना हो, बल्कि उसके आधार पर लिए गए अनुभव के उपयोग से भविष्य को लोक कल्याणकारी, साथ ही बंधुत्व की भावना वाला और उसके साथ ही लोकतांत्रिक प्रणाली लाने की कोशिश होती है। यही राज्य का कार्य है। अंत में ये सब करते हुए एक राज्य, आदर्श राज्य भविष्य में कैसे बने, इसकी चेष्टा परंपरावादी विचारकों के अनुसार वर्तमान और भूत के अध्ययन के आधार पर की जाती है। इससे स्पष्ट है कि अतीत में राज्य का स्वरूप क्या था, वर्तमान में राज्य का स्वरूप क्या है और भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा या क्या होना चाहिए। होगा कि दिशा को हम अपेक्षित दिशा की ओर मोड़ें, यही राजनीति विज्ञान के तहत अध्ययन किया जाता है और इन तीनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन है।